Hello. In this video, we will be talking to Hiba Siddiqui, Senior Psycho-Oncologist in Max Institute of Cancer Care, about mental health implications of breast cancer. Hello, Hiba. Thanks for being with us on Happiness After Cancer. Hi, Nidhi. Thank you so much for having me over. And I'm really excited talking about something I think all of us feel very deeply about. So thank you so much. हिबा, जैसे ही हम वर्ड सुनते हैं कैंसर, normal life goes on and most of us are healthy. जैसे ही कैंसर डायग्नोसिस का पता चलता है, the first thought that cross our mind is why me, जो एक और set of emotions को trigger करते हैं, like anger, depression, and at times the patient or any woman who's just got this news, she goes into her shell. How can someone get support for their mental health when they've just received the news that they have been affected by the big C? Right. I think that what's important is that people don't want to talk about those feelings. When we're talking about the big why me, right? It's also ये एक बहुत वैसा सवाल होता है जिसको हम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन कहते हैं, जो कि एक बहुत मुश्किल सवाल है और उसका कभी कभार आंसर नहीं भी होता और आसान सवाल तो बिल्कुल भी नहीं होता। और जो ये इमोशंस होते हैं गुस्से के, दर्द के, डर के, कई दफा वो डिफरेंट वे में बनता है। लोग सवाल पूछते हैं, मैंने कुछ किया है, मेरे साथ ही क्यों हो गया है, मेरे एज के बाकी लोग तो बिल्कुल ठीक घूम रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। एंड आई थिंक हियर व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू नो इज कि वो जो एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आता है, उससे हम लड़े ना, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। हमारा एक जो कंट्रोल करने की एक नीड होती है, एक चाह होती है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल करूं, माइंड को कंट्रोल करूं, इन दैट मोमेंट इट्स ओके टू लेट इट बी। कई बार अगर हम लोगों को बता दें, अपने करीबी दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को, डॉक्टर्स को, कि मैं बहुत अपसेट हूँ, मेरा मन बहुत खराब है, मुझे बहुत गुस्सा है, मुझे नहीं पता किस चीज पे, बट आई एम वेरी एंग्री, दे ऑल्सो नो हाउ टू डील विद यू। हम लोग, एक वर्ड होता है वल्नरेबिलिटी, कई बार हम बहुत ही रॉ महसूस करते हैं, हमारा हर चीज बहुत ज्यादा उभर जाती है, एंड वी वांट टू बी हैंडल्ड विद केयर। इट्स ओके टू आस्क फॉर दैट, जब हमारे मन में ये सवाल से हम जूझ रहे हैं जिसके पास हमारा खुद के पास जवाब नहीं है। एंड इट्स ओके टू समटाइम्स बी वल्नरेबल, इट्स ओके टू नॉट हैव एन आंसर टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग। सो आई फील दैट इट्स इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि वो फिर हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि मैं हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ, मेरे पास शायद इस समय कंट्रोल नहीं है, लेकिन आगे मैं कंट्रोल ढूंढ सकती हूँ। आई कैन फाइंड इट इन डिफरेंट वेज एंड आई कैन एक्चुअली नॉट कंट्रोल एवरीथिंग इन माई लाइफ, एंड इट्स ओके, आई फिगर इट आउट, आई स्टिल मैनेज। Yeah, but Hiba, जब आप कहते हो कि we need to talk it out, पर अक्सर इंडियन सिनेरियो में देखते हैं कि the first feeling होती है कि नहीं, ये तो, और my husband या my family तो ऑलरेडी बहुत कुछ से जूझ रहे हैं, वो खुद भी परेशान है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी है, तो how should the woman or anybody for that matter open up to the family without this feeling कि मैं उन पे और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहा है, कर रही। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निधि, क्योंकि कई बार स्पेशली हमारी सोसाइटी, इंडियन कम्युनिटीज को कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज कहते हैं, जहाँ परिवार का बहुत अहम रोल होता है आपकी जिंदगी में, आपके इलाज में। टू अ लार्ज एक्सटेंट कई बार होता है कि जो केयर गिवर्स होते हैं वो मेन डिसीजन मेकर्स बन जाते हैं, वो मीडिएटर्स बन जाते हैं, डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और आपके पेशेंट के बीच में। सो द पेशेंट, स्पेशली मेनी वुमेन, अगर हम उसको एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें, मेनी वुमेन अपना डिसीजंस नहीं ले पाती, इसी वजह से कि हम लोग अब और ज्यादा परेशान ना करें। इफ समवन हैज टू टेक अ डिसीजन, वो अपने हिसाब से ले लें, अपने कंफर्ट से ले लें, सो दैट आई डोंट एडिशनली बॉदर देम। एक औरत का गिल्ट आना बहुत जल्दी आता है, हम मेजोरिटी ऑफ द केसेस में देखते हैं कि आई एम नॉट एबल टू फुलफिल द रोल दैट आई एम मेंट टू डू।
मैं केयर नहीं कर सकती, मैं बेसिक चीजें घर के काम नहीं कर सकती, मैं चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हो, या पीपल हु चूज टू बी सिंगल ऑल्सो, दैट आई एम लेस ऑफ अ वुमन नाउ। एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि आपकी जो आइडेंटिटी है, हाउ इट डिफाइंस यू। क्या आपको बीमार पड़ने का हक नहीं है? क्या आपको 6 महीने 8 महीने अपने बॉडी का ख्याल रखने का हक नहीं है? वाई इज दैट नॉट रेलिवेंट एंड इम्पोर्टेंट? कि हमें वो डर है कि मेरे परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे। एंड दैट इज फंडामेंटली, वो फिर कोर को हमें देखना पड़ेगा कि आपके परिवार में आप क्या अहमियत रखते हैं, आप अपने आप को किस लेवल पे समझते हैं। सो इन ऑर्डर, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप किसी को अनबायस्ड वे में बिठा दीजिए। साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर्स होते हैं जिनमें आप फेथ रखते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, आप उनके जरिए वो बात करिए कि आई नीड यू। मैं कुछ महीने के लिए मैं सिर्फ अपने बॉडी पे फोकस करना पड़ेगा मुझे, टू बी एबल टू कम बैक टू व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डू। कई बार आपस में उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, वो एक नया लेवल होता है जहाँ हम किसी दूसरे को सिखा सकते हैं कि आदत होती है एक दूसरे की, बट यू कैन ऑल्सो फंक्शन विदाउट मी, विद ओके। माई सपोर्ट फ्रॉम अ बैकग्राउंड। तो जब हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑफन हम देखते हैं सपोर्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट में होते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। डू यू थिंक कि पेशेंट को इस स्टेज पे रीच आउट करना चाहिए, अपने आसपास या अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए क्या कोई सपोर्ट ग्रुप की फैसिलिटी है? एब्सोल्युटली निधि, आई थिंक सपोर्ट ग्रुप्स मेरे शायद 10 साल के करियर में, स्पेशली इन द लास्ट 4-5 years, आई हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स कैंसर केयर में। एक इंसान की जर्नी, उनके परिवार की जर्नी, एंड इनफैक्ट परिवार से आई एम रिमाइंडेड, मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि एक बंदा डायग्नोस होता है या एक इंसान डायग्नोस होता है, पूरा परिवार डायग्नोस होता है उनके साथ। दे आर ऑल गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट। सो सपोर्ट ग्रुप आपको एक तो उस बीमारी को, उस डायग्नोसिस को नॉर्मलाइज करवाते हैं। दे मेक यू फील लेस अलोन इन दिस जर्नी। वो आइसोलेशन कम हो जाता है। सो व्हाट दे डू इज, यू सी, ओके, सिर्फ मेरी बॉडी नहीं है। जो हम पहले सवाल आपने मुझसे पूछा था कि गिल्ट आता है, गुस्सा आता है, मेरे साथ ही क्यों, वो सवाल बहुत अधिकतर मात्रा में कम हो जाता है, बिकॉज यू सी सो मेनी पीपल स्माइलिंग थ्रू दिस। वो प्रेशर की जरूरत नहीं है, बट कोई आपके साथ भी अगर रो रहा है वो समझ सकता है, शायद बेहतर वे में, जो हम कुछ लेवल पे शायद आपसे ना समझ पाए, या आपको लगे इन लोगों के लिए तो कहना आसान होता है, बट दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू द जर्नी। मे बी आपके परिवार भी उस चीज से जूझ रहे हैं कि हम कैसे डील करें। दे कैन मीट द फैमिली who have already gone through the treatment, and that's what support groups do. They're so powerful. And I really feel that from the moment start, from the moment you're getting a diagnosis, please, I think doctors, professionals should connect you directly to the support groups, जो आप जिनको ट्रस्ट करते हैं, who can take care of you also. Yeah. कैंसर इज अ ड्रेडफुल वर्ड, हम सबको पता है, और ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन या तो नाम मात्र होती है या बहुत कम होती है। सो द फियर सेट्स इन, और अनफॉर्चुनेटली फियर का दूसरा वर्ड इस डिजीज की, एम आई गोइंग टू डाई। सो क्या करें उस टाइम, व्हाट शुड द पेशेंट डू? To be very honest, Nidhi, मुझे नहीं पता when I'm going to die. Right? None of us know. So cancer, no cancer, it doesn't matter. आई थिंक पिछले 2-3 सालों में जब कोविड की एक रियलिटी हम सबने फेस करी है, आई थिंक आवर आइडिया ऑफ लाइफ एंड डेथ हैज आल्सो चेंज्ड। एज नो बार, जेंडर नो बार, आपकी कास्ट, क्रीड, रिलीजन नो बार, राइट? इट्स अबाउट, समटाइम्स हम लोग, आई थिंक डॉक्टर्स कैन प्रिडिक्ट कब कौन पैदा होने वाला है, बट नोबडी कैन प्रिडिक्ट आपकी कितनी लाइफ है, राइट? आपका सपोज कोई क्रॉनिक इलनेस डायग्नोस होती है, हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो लेट्स टेक कैंसर, बट क्रॉनिक इलनेसेस में बहुत सारी बीमारियां और हैं। there's diabetes, there's heart issues, there's lung issues, and so on and so forth. We need to understand कि किसकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, will vary from one person to another. कैंसर हम दोनों ही जानते हैं, आप शायद एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ वन केयर गिवर पर्सपेक्टिव ऑल्सो, कि कैंसर, हर बीमारी, हर इंसान को कैंसर का मतलब सेम चीज नहीं होती। वी सी पीपल रिकवर, वी सी पीपल डू रियली वेल, लिव वेरी वेरी लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ,
Unfortunately, we also lose people. कई लोग कैंसर का एक बहाना होता है, बट उनका हार्ट गिव अप कर जाता है, उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाती है. So we can't take this terminology in absolute sense. With the right treatment, right prevention, people are living good, long lives. So death की अगर हम बात करें, death is inevitable. You and I both have to go. कौन पहले जाता है? I don't know. I drive to work. I don't know what's going to happen to me. And I cannot deny that reality कि अरे because I'm so called younger than other people, मुझे कुछ नहीं हो सकता. We're getting diagnosis at 20, 25, 15, 18, 30. So age no bar. And I feel कि we're long past that state कि मुझे कैंसर हो गया तो that means it's death. We need to talk about death. We need to understand what death is as a concept, as a word means for me. I have open conversations with my family about, okay, can we be practical? Can we look at the fact that anyone can die at any point? Some people are not okay with it. So we obviously फिर हम उसी हिसाब से deal करते हैं. But these are conversations we should have as a family. कि as parents, how will we deal with the child loss? As children, how will we deal with the parent loss? As spouses, how will we deal with our parents' loss? All of those conversations should happen as part of your family so that it can normalize an event like this for you. I feel, and of course, everyone has different take on it. It's a very, very sensible approach. और बहुत ही शायद जरूरी है. It's a new perspective. हाँ. Yes, we need to include it in our day-to-day, not day-to-day perhaps, but in our family conversations, जैसे आपने कहा. अब इंडियन सेटिंग में एक और प्रॉब्लम आ जाती है. हमारे यहाँ हम बहुत ज्यादा अनवांटेड अटेंशन भी दे देते हैं और हम वो अनसॉलिसिटेड एडवाइस तो बहुत ही देते हैं. जब हमें पता चलता है कि हमारे किसी फ्रेंड या रिश्तेदार या नेबर को कैंसर है, so somebody जिसका भी डायग्नोसिस हुआ है, what should he or she do to tackle this problem? बहुत सारा फेक एडवाइस है. आई थिंक इंडिया में लोग इतने खुशी खुशी देते हैं. आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट चार्जिंग ऑल्सो, लेकिन वो उनके पास इतना अबंडेंस में है. आई थिंक हमें एक कॉन्सेप्ट होता है सिलेक्टिव हियरिंग का, तो हमें वो प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम, जैसे एक छन्नी होती है, कि हम कितना छन्नी से वो इंफॉर्मेशन हम गिराएंगे और कैच करेंगे. टू अंडरस्टैंड दैट पीपल विल इनवेरिएबली, कैंसर इतनी कॉमन बीमारी है कि आप कोई 1 in 4 पीपल को तो जानते ही होंगे, चाहे आपके इमीडिएट सर्कल में या उनके सर्कल सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे. सो यू विल नो. सो आप या तो फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड या थर्ड हैंड, you may have gone through a cancer journey with someone, right? So you might have so many things to say. लेकिन as a patient, as a family dealing with cancer, please understand कि आपका शरीर, आपका एक्सपीरियंस, आपके साइड इफेक्ट्स, ट्रीटमेंट विल बी टेलर मेड टू यू. सो अगर किसी को 4 साल पहले कोई बीमारी हुई होगी, 4 सालों में कई नई दवाएं आ गई हैं, कई प्रोटोकॉल आ गए हैं, आपके डॉक्टर आपको कैसे दे रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैटर. सो इफ यू फील इट्स गेटिंग टू मच, प्लीज टेल देम दैट आई हैव माय डॉक्टर. उनसे बात करती हूँ मैं, उनसे कंसल्टेशन में हूँ, एंड आई एम ओके विद द ट्रीटमेंट पार्ट. बट अगर आपको लगता है आप मुझे कोई अच्छे शोज रेकमेंड कर सकते हैं, कोई अच्छे शोज हो रहे हैं दिल्ली, मतलब सिटी में या कहीं बाहर प्लेज हो रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, तो जरूर बताइएगा. आई थिंक आई वुड लव टू maybe take a little bit of a breather from my treatment and enjoy my normalcy and routine in life as well. So कई बार हम इस तरीके से भी, लोगों के कभी कभार इंटेंशन गलत नहीं होते, वो मदद करना चाहते हैं, बट उस मदद में sometimes you end up saying things which hurt you. एंड आपके माइंड में बैठ जाती है और आपको बहुत बार एक डर पैदा कर देती है. सो इंस्टेड ऑफ engaging, we can politely tell them that I have my doctor to ask these questions, but you can tell me fun things to do during this time. Hiba, these days younger patients are coming up with the cancer diagnosis. How do you tell children about your diagnosis? So there are two sides to it. I am, just to clarify, you asking how to disclose a child with what their yes. diagnosis is? Yes. Or a No, parent to parent, how should the parent tell about, that their children, that how should a mother say it to the child or to the children at home that, well, this is what has happened to me? Like that. Okay. So, so we often tell a lot of parents,
that बच्चे depending on what age we're talking about. So children below 12, if I talk about pre-teen, and then above teen, if I talk about them much older, children are far more intelligent than all adults combined. And that is a reality I think we should all accept sooner or later. उनको कई दफा उनको इंटरनेट का एक्सेस है, उनको मूवीज शोज का एक्सेस है, जहां वो देखते हैं. दे कैन अंडरस्टैंड what they're looking at. They can figure from symptoms, from facial changes, from physical changes. कई बार hair loss is common in chemo, weight loss, आपका skin dermatological changes. They are also oriented to a lot of shows which are now talking about cancer, right? So it's important to also see if they can be part of that journey. वो भी आपका परिवार है. They want to be involved. Sometimes आपका mood upset है, sometimes आप hospital से बुरी खबर लेकर आए हो, like आपको 2 और cycles लगने हैं, या आपका scan की report अच्छी नहीं आई. They sense it. The environment in the house is very palpable for them to know something's not right. उनकी anxieties भी बढ़ जाती हैं. So as parents, maybe as a mother who, say for example, going through breast cancer, they will be able to eventually see a physical change, right? Disfigurement हो सकता है, surgery के बाद, breast removal के बाद, they can also see there's a change in the body of my mother, for example. So to be able to help them understand कि जिस भी age group में है, take help of experts, take help of psycho-oncologists or doctors. You can have them present when the doctor is saying, infection हो गया है, उसके लिए जो हम treatment देते हैं, उसके बहुत strong side effects होते हैं. Say for example, बाल गिर जाते हैं, आपकी skin changes होते हैं, कुछ समय के लिए weakness होती है, and then she'll be able to come back to her routine. We need to normalize it for them कि ये phase है, this will end. She's not always going to be like that. So what it does maybe is that हमारे लिए वो आसान हो जाता है as patients to be able to tell children कि I'll be okay. If you have questions, ask me rather than going and reading off the internet, जो कि sometimes बोलेगा एक छोटा सा पिंपल भी कैंसर है और मतलब death. That's the escalation. And they have access. आप कितना मना करेंगे, सब कुछ तो online availability होती है. They're very oriented. So trust them. They're perceptive. They're sensitive. They are your children. There are ways. हमें अगर कैंसर नहीं भी बोलेंगे, हम डिफरेंट तरीकों से उनको समझा सकते हैं. So yeah, don't underestimate their intellect and emotional quotient as well. Another very prominent problem is how do patients newly diagnosed with cancer deal with isolation and social stigma? Because unfortunately, अभी भी कुछ हद तक stigma तो attached, associated है इस disease के साथ. Absolutely. I think stigma कई लोगों में होता है. Like you asked me earlier कि cancer का शब्द एक ऐसा शब्द है जहाँ लोग directly death से associate करते हैं. They look at it as a death sentence. And I think जब आप कोई isolation में है, isolation in the sense that if you are engaging with people, मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ please go and engage. अगर आप mentally comfortable हैं, emotionally, if you feel you have the right support system, please go and talk to them. Ask them, tell them, look at me. मैं भी तो एक patient हूँ, but I'm dealing with it. Just like any other illness के लिए कोई deal करेगा. अगर हम उसी बीच में होते हैं लोगों को, they can then look at it first hand. They can see कि हाँ, मेरे दिमाग में ना एक myth होता था कि कैंसर मतलब death, but I've seen people, वो तो अपना लैपटॉप ले जाते हैं, डे केयर में अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं या क्लासेस ले रहे होते हैं. एंड दैट्स सो हार्ट वार्मिंग कि वो उनको 6 दिन का एडमिशन है, 5 डेज का एडमिशन है, वो अपना काम लेकर आए हैं, दे एंगेजिंग इन मीटिंग्स एंड उनकी कीमो आईवी के थ्रू चल रही है, एंड सो नथिंग स्टॉप्ड फॉर देम. सो सोशल स्टिग्मास देखिए निधि, अगर किसी के माइंड में stigmas हैं, just like so many stigmas that are going even in our country in general regarding people, we need to know how much can you change. You can just engage in a dialogue अगर कोई willing है सुनने के लिए. but अगर मैं एक कानों पे earplugs लगाकर आई हूँ और मुझे नहीं सुनना आपकी बात, तो I'll just assume you're one of the rare cases that Nidhi is sitting here after that journey, but she's rare. And if I dismiss it,
वो अगर बूंद बूंद से सागर बनता है, राइट? सो इफ पीपल से कि सपोज किसी का 20%, 50%, 60%, कोई तो 60% में है ना, I can't look at it as a rarity. You are those percentage who are people who've recovered, who are talking and engaging with it. You're not running away from it. And you and I are sitting at the same platform, you know? So why can't we engage in these conversations? हम इतना other क्यों कर देते हैं दूसरे को? That othering the person is also bullying. As people who may have not gone through the illness, but we're supporters, we're allies. We need to also go and talk about कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं भैया, हम काम करते हैं उस फील्ड में, कितने लोग रोज आते जाते हैं, they're touchwood absolutely fine. हर बीमारी में कोई ना कोई खराब बीमारी लेकर आएगा, तो किसी भी बीमारी में हो सकता है. एक फिजिशियन के पास भी कोई खांसी जुकाम लेकर जाता है, और यू नो आईसीयू में भी फिजिशियन को जाकर देखना होता है, एंड समटाइम्स दे डोंट मेक इट. तो the range can vary even in cancer also, you know. Yeah. Your answers have been so beautifully, you're explaining everything, that in the meantime, I missed out one important question, which I should have asked earlier. So I'm going to ask you now. Hiba, अक्सर, again, in our setting, जो older generation, अगर हमारे parents या mother-in-laws, anybody say 70 plus, को पता चलता है that they have been diagnosed with cancer, ज्यादातर रिएक्शन उनका ये होता है, मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवाना है. द चिल्ड्रन इन द फैमिली ऑफन फेस दिस प्रॉब्लम कि बड़ों को, एल्डर्स को, पेरेंट्स को, मदर इन लॉ को कैसे कन्विंस किया जाए कि प्लीज ये ट्रीटमेंट ले लो. पीपल हैव वेरी हार्ड टाइम. और क्या होता है, उस एज ग्रुप में आके वो अगर आपके पास, जैसे साइकोलॉजिस्ट के पास हो, तो तब आएंगे, साइकोलॉजिस्ट उनको तब समझा सकता है, अगर वो एटलीस्ट आए तो सी. आफ्टर यू कांट गो टू देयर होम टू एक्सप्लेन इट. तो इट इज लेफ्ट टू द केयर गिवर्स. तो केयर गिवर को ये मैसेज है, तो आप क्या बोलोगी, क्या कहा जाए उस जनरेशन के लोगों से कि हमें इलाज तो करवाना ही चाहिए, उनको कैसे समझाएं? राइट. नहीं, ये हम भी बहुत देखते हैं. आई थिंक कई बार जब हम सेशंस में जाते हैं, वार्ड में पेशेंट्स होते हैं, दे जस्ट लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू नो गोइंग थ्रू एनी ऑफ दिस. एंड ये कॉन्सेप्ट होता है एजिज्म का, जो कि शायद भारत में बहुत ही ज्यादा है, वेयर अगर आप इतने साल के हो तो आपको माइलस्टोन्स जो होते हैं बहुत सोसाइटली डिफाइंड होते हैं, राइट? शादी कब करनी चाहिए, बच्चे कब करने चाहिए, अगर नहीं हुआ तो फिर देयर इज अ प्रॉब्लम, यू नो, दीस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर सेंटर्ड अराउंड एज. कि अच्छा, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप 40 पे नहीं मास्टर्स कर सकते, आपको 20 पे ही करना पड़ेगा. Where are these constructs coming from, right? We need to also understand that these concepts are constructed by society. कि अगर आप 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, तो कोट एंड कोट सीनियर सिटीजन, तो अब तो आपको जीने का कोई हक ही नहीं है. Why? Your life begins at that. You know, now with lifestyles, with so many things, all the decades are getting 10 years younger. 70 is the new 60, 60 is the new 50, and so on and so forth. And understand that people's priorities have shifted. There's so much, time flies in a snap. So अगर किसी को diagnosis हुआ है और वो एक ऐसी एज में है जहां उनको लगता है कि हम बहुत बूढ़े हो गए, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग? नॉट एट ऑल. 60 is not the space that longevity बढ़ गई है जिंदगी की. Age at which mortality used to happen decades ago has changed marginally, क्योंकि lifestyle active हो गया है, आप different तरह का खाना पीना करते हैं, and so on. So how you deal with them is to also tell them that, one, your body is important, you are important. Not just for us, but for yourself. You have not lived the life to get one बीमारी और उसको जाने दें. You need to understand that अगर बीमारी आई है, just like any illness, we will deal with it together. Assure them that they have support. Assure them that you are there to be there. अगर उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, they have stayed up nights for you, taking you to the doctors and things like that as a parent. ये आपका अधिकार है. It's your basic responsibility. And as parents, they should understand that it comes in circle, and it's okay to ask for help. It's okay to receive help. You've done what you had to do. So to tell them that your body is important. We need you to be pain free. So we are starting a treatment so that infection आपको ज्यादा परेशान ना करे. Conviction चाहिए होता है, but उनको प्यार चाहिए, उनको वो एक I think they need to hear from us as validation
कि you're important. And so when someone is important, you don't give up on them. You fight with them till the last breath, जो कि हम सबके केसेस में है. Some people die because उनका वक्त कहकर आ जाता है, कुछ लोग सडनली चले जाते हैं, तो आपको मौका नहीं मिलता उनकी कुछ हेल्प करने का. But people are not going to die just because they turn a certain age and they are diagnosed with cancer. हमारे यहाँ 80-year-olds, 90-year-olds रिकवर होते हैं, तो 60 और 70 फिर क्या रखता है उसके सामने, राइट? So that is for us to also normalize for them again. And Thank these you so much, conversations are important. Hiba. Yeah, thank you, Hiba, for answering all our questions so patiently. Viewers, we will be talking to Hiba Siddiqui more in our future episodes. She will be telling us how to cope with our diagnosis. She's already explained. हम treatment के दौरान क्या कर सकते हैं अपने mental health को लेकर, and once the treatment finishes. So if you find this video was useful to you, so please press the subscribe button so you'll be able to know when we meet Hiba again. And in case आप में से कोई भी support group join करना चाहता है, you can send in a mail at happinessaftercancer@gmail.com. Thank you, Hiba, once again. Thank you, Nidhi, and all the best. Look forward to seeing you more.